नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी और हालिया फैसले पर बात करने वाले हैं। अनुराग भटनागर बनाम दिल्ली राज्य। ये 2025 का जजमेंट है। हाँ, ये केस एफआईआर रद्द करने मतलब सीआरपीसी की धारा 482 के इस्तेमाल के दायरे पर काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस केस पर कुछ नोट्स हैं और आज हम इसके जरूरी तथ्यों, दोनों पार्टियों की दलीलों, कोर्ट की फाइंडिंग्स और सबसे जरूरी हम जैसे वकीलों के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सही, चलिए शुरू करते हैं। तो मामला काफी पुराना है। 1995 के एक एमओयू से जुड़ा है। एमएस सुनेरा होटल्स, जिन्हें मैं एसएचएल कहूंगी, और वीएलएस फाइनेंस के बीच। हाँ, एसएचएल को एक होटल प्रोजेक्ट के लिए जमीन मिली थी, पर उन्हें पैसों की जरूरत थी। तो वीएलएस फाइनेंस ने कहा कि वो फाइनेंशियल सलाहकार के तौर पर पैसे जुटाने में मदद करेंगे, इक्विटी शेयर प्रीमियम के जरिए। अच्छा, एमओयू में तय हुआ कि वीएलएस कुछ 7 करोड़ इक्विटी और 10 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट देगा। लेकिन पेंच तब फंसा जब एसएचएल को पता चला कि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से वीएलएस जो शेयर प्रीमियम का वादा कर रहा था, वो कानूनी तौर पर मुमकिन ही नहीं था। तो एसएचएल ने आरोप लगाया कि वीएलएस ने ये बात जानबूझकर छिपाई। बिल्कुल। इसके बाद मामला आर्बिट्रेशन में गया, जहां एसएचएल का दावा खारिज हो गया, बल्कि उन्हें ही वीएलएस को 10 करोड़ ब्याज समेत लौटाने को कहा गया। और वो मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जहां तक मुझे पता है। हाँ, वो आर्बिट्रेशन अवार्ड चैलेंज्ड है। इसी बीच वीएलएस ने 2000 के बाद एसएचएल के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में कई एफआईआर भी दर्ज करवाई। और फिर एसएचएल ने भी पलटवार किया। हाँ, एसएचएल ने 2004 में एक शिकायत दर्ज कराई, जिससे एफआईआर नंबर 3426/2004 दर्ज हुई, पर उस एफआईआर पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अच्छा, रोक लग गई। फिर एसएचएल ने पुलिस के पास दोबारा जाने के बजाय 2005 में सीधे सीपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दी। ओके, डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। बिल्कुल सही। अब यहाँ दोनों पक्षों की दलीलें सुनना दिलचस्प है। हाँ, बताइए, वीएलएस यानी याचिकाकर्ता की क्या दलीलें थीं? वीएलएस का मेन आर्गुमेंट था कि ये दूसरी एफआईआर मतलब 3802/005 ये कोर्ट प्रोसीजर का सरासर दुरुपयोग है। पहला पॉइंट कि एसएचएल ने पहले पुलिस मतलब धारा 154(1) और फिर एसपी मतलब धारा 154(3) सीआरपीसी के पास जाने का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, सीधे मजिस्ट्रेट के पास आ गए। हाँ। दूसरा, उनका कहना था कि मजिस्ट्रेट ने जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया वो बिना सोचे समझे दिया, मतलब क्रिप्टिक था, उसमें कोई रीजनिंग नहीं थी। अच्छा, मतलब आदेश में कारण नहीं लिखे थे। और तीसरा कि ये मामला तो मूल रूप से एक सिविल डिस्प्यूट है, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है, इसमें कोई क्रिमिनल एंगल बनता ही नहीं है। और एसएचएल यानी प्रतिवादी ने क्या कहा? एसएचएल का स्टैंड था कि देखिए, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, चार्जशीट भी फाइल हो गई है, अब इस स्टेज पर एफआईआर क्वैश नहीं होनी चाहिए। अगर वीएलएस को दिक्कत है तो उन्हें चार्जशीट को चैलेंज करना चाहिए। ये तो काफी कॉमन तर्क है कि चार्जशीट के बाद एफआईआर क्वैशिंग मुश्किल होती है। बिल्कुल। और एसएचएल ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट धारा 482 के तहत कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं बन सकती, तथ्यों की जांच नहीं कर सकती। और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर बिल्कुल लीगल था, क्योंकि पहली नजर में मतलब प्राइमा फेसी एक संज्ञेय अपराध बनता दिख रहा था। ठीक है, तो इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किन मुख्य कानूनी सवालों पर गौर किया? कोर्ट ने बेसिकली 5 बड़े सवालों को देखा। पहला, जो वीएलएस ने उठाया था कि बिना पुलिस या एसपी के पास गए सीधे 156(3) की अर्जी पर एफआईआर का आदेश देना कितना सही है। हाँ, ये प्रोसीजरल सवाल अहम है। कोर्ट ने माना कि हाँ, आइडियली तो पहले 154(1) और फिर 154(3) का रास्ता अपनाना चाहिए, ये सही प्रक्रिया है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट सीधे दी गई अर्जी को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, संज्ञेय अपराध बनता है, तो ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक अनियमितता मानी जाएगी। मतलब प्रोसीजरल लैप्स है। हाँ। पर ये कोई अवैध या अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात नहीं है। सही कहा, ये इरेगुलरिटी है, इलीगैलिटी या जुरिस्डिक्शनल एरर नहीं। तो ये अपने आप में एफआईआर रद्द करने का आधार नहीं बन जाता अगर केस में दम है। ये पहला बड़ा टेक अवे है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। दूसरा पॉइंट क्या था मजिस्ट्रेट के आदेश को लेकर? हाँ, दूसरा था मजिस्ट्रेट के आदेश का क्रिप्टिक होना। कोर्ट ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट के आदेश में ये लिखा है कि उन्होंने शिकायत और साथ लगे दस्तावेज देखे या पढ़े और फिर एफआईआर का आदेश दिया, तो ये काफी है, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने अपना दिमाग लगाया है, मतलब जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है। अच्छा, मतलब हर बार डिटेल में कारण लिखना जरूरी नहीं है? नहीं, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आदेश संक्षिप्त है, उसे मैकेनिकल या क्रिप्टिक मानकर रद्द नहीं कर देना चाहिए। खासकर हाईकोर्ट्स को आमतौर पर इसमें दखल नहीं देना चाहिए।
तीसरा पॉइंट जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, चार्जशीट के बाद एफआईआर रद्द करने का। हाँ, ये बहुत अहम है। कोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज करने का मजिस्ट्रेट का शुरुआती आदेश कानूनी तौर पर गलत नहीं था और पहली नजर में संज्ञेय अपराध बनता था, तो फिर बाद की स्टेज पर, खासकर चार्जशीट दाखिल होने के बाद, एफआईआर को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है चार्जशीट को चैलेंज करना या फिर ट्रायल के दौरान अपनी बात रखना। पर 482 में एफआईआर क्वैशिंग मुश्किल हो जाती है। ये बचाव पक्ष के लिए एक संकेत है कि एफआईआर को जल्दी चैलेंज करे, अगर करना है तो। चौथा मुद्दा था सिविल बनाम क्रिमिनल वाला। बिल्कुल, कोर्ट ने माना कि हाँ, हो सकता है कि ये एमओयू का उल्लंघन सिविल मामला लगे, लेकिन अगर उसमें धोखाधड़ी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे आरोप हैं, तो क्रिमिनल कार्रवाई भी चल सकती है। एक ही लेन देन से सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामले निकल सकते हैं। और कोर्ट ने ये भी नोट किया कि वीएलएस ने खुद भी तो एसएचएल पर क्रिमिनल केस किए थे इसी एमओयू को लेकर। हाँ, ये पॉइंट भी कोर्ट ने कंसिडर किया। तो चौथा सबक ये है कि सिर्फ इसलिए कि मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है, क्रिमिनल केस खारिज नहीं हो जाएगा। और आखिरी 5वां पॉइंट, वो लगातार एफआईआर वाला। हाँ, सक्सेसिव एफआईआर्स। कोर्ट ने टीटी एंटनी वाले केस के सिद्धांत को दोहराया कि एक ही घटना या अपराध के लिए दूसरी एफआईआर आमतौर पर मेंटेनेबल नहीं होती, खासकर अगर पहली एफआईआर पर जांच पूरी होकर ट्रायल हो चुका हो। लेकिन यहाँ तो पहली एफआईआर 326/2004 पर रोक लगी हुई थी। एग्जैक्टली। यहाँ पहली एफआईआर पर ना तो जांच पूरी हुई ना ट्रायल हुआ, क्योंकि हाईकोर्ट की रोक थी। साथ ही कोर्ट ने पाया कि दूसरी एफआईआर 380/2005 में जो आरोप थे वो पहली वाली से थोड़े अलग भी थे। अच्छा, आरोपों में भी फर्क था। हाँ, इसलिए कोर्ट ने कहा कि स्पेसिफिक केस में दूसरी एफआईआर को सक्सेसिव एफआईआर मानकर रद्द नहीं किया जा सकता, वो मेंटेनेबल है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार वीएलएस की याचिकाएं खारिज कर दी। हाँ, कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द न करके सही किया, खासकर तब जब जांच पूरी होकर चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो इस पूरे मामले से प्रैक्टिसिंग वकीलों के लिए क्या मुख्य बातें निकलकर आती हैं, संक्षेप में बताएं। देखिए, सबसे पहले धारा 156(3) का सीधा इस्तेमाल भले ही प्रक्रिया के हिसाब से आदर्श न हो, पर अगर मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराध दिखता है तो वो घातक नहीं है। दूसरा, मजिस्ट्रेट का संक्षिप्त आदेश भी मान्य हो सकता है अगर उसमें देखा पढ़ा जैसा कुछ लिखा हो, उसकी अनिच्छा साफ दिखती है। चौथा, सिविल मामलों में भी क्रिमिनल केस की गुंजाइश हमेशा रहती है अगर धोखाधड़ी जैसे तत्व हों। और पांचवां, सक्सेसिव एफआईआर के नियम में थोड़ी ढील मिल सकती है अगर पहली जांच रुकी हो या आरोप अलग हों। तो कुल मिलाकर ये फैसला प्रक्रिया के नियमों और अपराध की जांच को सुनिश्चित करने के बीच एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करता है, खासकर जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ चुकी हो। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है जो मैं छोड़ना चाहूंगा। ये फैसला एफआईआर को चैलेंज करने की स्ट्रैटेजी को कैसे बदलेगा? क्या अब वकीलों को केस की बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर ही, मतलब एफआईआर दर्ज होते ही, उसे चैलेंज करने पर ज्यादा जोर देना होगा? हाँ, क्योंकि बाद में तो मुश्किल बढ़ती जा रही है। सही। और क्या ये फैसला अनजाने में इस तरफ झुकाव बढ़ा रहा है कि एक बार क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो गई तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि कोई बहुत बड़ी साफ साफ कानूनी खामी ना दिख जाए? इस पर सोचना